बहुत तकलीफ है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। शहबाज शरीफ आके जो मगरमच्छ के आंसू यहाँ बहा रहे थे जब अपनी हुकूमत थी, जब इन्होंने क्या किया कराची के साथ। सिंध सूबे के लिए पूरे के लिए कोई भी आगे काम करना चाहे मैं मना नहीं करूँगा। कभी बैठ के कोई ऐसा प्लान भी बना ले जिससे हमारे सूबे के अंदर भी बेहतरी आ सके। 9,000 अरब रुपए वफाक लेते हैं तो उनका काम बनता है कि सिंध में आके तरक्याती काम करें। 2,000 अरब डॉलर की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने संजीदगी के साथ कोशिश की कि पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंप दें। आजकल ये साइलेंट मोड पे है, पता नहीं किस चीज के सख्ते में है। सिंध के हुकूक को भी इस जलसे में नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। इनको बरगाना है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पीडीएम ने कमोबेश 6 माह के बाद दोबारा से आज मैदान सजा लिया है। राउंड 2 गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू कर दिया है। इस मरतबा पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं है, एएनपी नहीं है पीडीएम में, लेकिन जलसा मज़ार कायद पे उसी मुकाम पे हो रहा है जहाँ 10 माह पहले हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि पीडीएम अब कितनी रेलिवेंट रह गई है और पीडीएम के अपने मकासद में कामयाब हो पाएगी जब पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है, एएनपी उनके साथ नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो वो आज कराची के मसाइल को लेकर आपदीदा हो गए और उनका आपदीदा होना, उनका जज्बाती होना जो है वो कितना मैटर करता है। चूँकि जब सवाल उठाती है सिंध गवर्नमेंट के उन्होंने अपने दौर में क्या दिया था और गवर्नर सिंध ने इसे मगरमच्छ के आंसू करार दे दिया है। तो ओवरऑल नाज़रीन आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हमारे मुल्क के अंदर हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ बैक चैनल राब्ते भी हुए थे, वो कितने मौसर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ये तमाम मौजूद हमारी प्रोग्राम में डिस्कस करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर साफ़ी तजज़ेकार है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ेकार, और आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ेकार एंकर पर्सन। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे अली ज़ैदी साहब, वफाकी वज़ीर हैं बहरिया अमूर के, और क़मर ज़मान कायरा साहब से भी हम उनकी इनपुट लेंगे पीपल्स पार्टी के बारे से, चूँकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है। तो मैदान चूँकि कराची में सजा है तो हम पहले अली ज़ैदी साहब की तरफ भी जाएंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वो कहते हैं, चूँकि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अली ज़ैदी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, अभी हमारे साथ कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम उनसे ज़रा तजिया लेंगे कि उनका रद्द-ए-अमल लेंगे कि पीडीएम जो है उनके खिलाफ जो है सेकंड राउंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मोहसिन बेग साहब, ये जो सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ है जी पीडीएम का, क्या देख रहे हैं आप? रेलिवेंट समझा जाए? कुछ वज़रा से हमारी आज बात हुई, वो कहते हैं जी क्या इस पर बात करें, पीडीएम तो रेलिवेंट ही नहीं रही, इस पर अब बिला वजह उन्हें वेटेज देने की क्या ज़रूरत है? वाक़तन पीडीएम इतनी अब कोई इसकी अहमियत नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है। इत्तेहादों की अहमियत हमेशा रहती है समर। बेसिकली वो डी ट्रैक हुए, उन्होंने जो गोल सेट किए वो नहीं अचीव कर सके, और उनमें जैसे पीपल्स पार्टी निकल गई। पीपल्स पार्टी एक वीक लिंक था शुरू से। तो देखना ये है कि अब पीडीएम दोबारा से अगर मुतहरक होती है और वो क्या गोल लेके, क्या नारा लेके, क्या मकसद लेके, अगर तो वो अवाम के रिलेटिव कोई करीब तरीन मकसद लेके, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आने वाले दिनों में नेचुरली वोट बैंक के ऊपर बहुत असरअंदाज होंगी। महंगाई भी, बेरोज़गारी भी, और जिस तरीके से ये गवर्नेंस की जा रही है, अगर ये इसको लेके, इन इश्यूज़ को लेके लोगों के, पब्लिक के पास जाएं और उसके ऊपर अगर हुकूमत को ये टारगेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ शायद इनकी कोई थोड़ी सी रेलेवेंस बन जाए। लेकिन सर, खतरा गवर्नमेंट जो बार बार कह रही है, हमें खतरा इनसे कोई नहीं है। नहीं, खतरा नहीं है कि ये जब इकट्ठे थे तब कुछ नहीं बिगाड़ सके हमारा, अब तो तकसीम हो गए हैं। ये और इसमें भी सर इनका टारगेट भी समझ नहीं आ रहा ना कि आप पीडीएम पहले मकसद था जी गवर्नमेंट को गिराना है, हटाना है। इस मरतबा तो ना लॉन्ग मार्च का पता लग रहा है कि होगा नहीं होगा, इस्तीफे होंगे नहीं होंगे। मौलाना इस पे जिद कर रहे हैं कि होना चाहिए, दोनों चीजें। नून लीग के अंदर जो है वो नवाज शरीफ कैंप कह रहा है कि ठीक है इस्तीफे भी हो सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए, लेकिन जो शहबाज शरीफ कैंप है वो कह रहा है फिलहाल ये ना करें, मत करें। ये वैसे मैं आपकी इतला के लिए, मेरा सोर्स तो ये कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब तो कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं अभी। अच्छा, इनके अरेंजमेंट हो जाएंगे, लेकिन देखिए अगर इस मरतबा चले जाएंगे, मेरे ख्याल में पिछली मरतबा तो रोक लिए गए थे। देखिए खान साहब की गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ कर रही है और जिनके कहने पे उन्होंने जाना था, मेरा ख्याल में अगर खान साहब उनसे ही तल्लुकात ख़राब कर बैठे तो शायद अगले 2 साल ना गुजर सके। तो मकसद ये है कि जी जितने भी इत्तेहाद बनते हैं वो रेलिवेंट ही होते हैं। गवर्नमेंट को इस वक्त उनका टारगेट, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो मिसगाइड हुए, उन्होंने ना तो हुकूमत गिरा सके, ना वो इस्तीफे दे सके। तो मकसद ये है कि पीडीएम को बिल्कुल सिफर करना मैं समझता हूँ गलत बात है। आने वाले दिनों में इलेक्शन है, अगर ये पीडीएम और पीडीएम के अंदर जो जमातें अपने आप को मुतहरक करती हैं, पब्लिक के पास जाती हैं, पब्लिक इश्यूज पे बात करती हैं और उस पर इनको अगर कोई मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले, वो आगे जाके अपने इलेक्शनों में कामयाब
और उसको सपोर्ट को कैश करवा सकते। ठीक, आमिर जाज साहब, अगर हम 10 माह पहले के जलसे की बात करें जिसकी मेज़बानी पीपल्स पार्टी ने की थी, आज JUI कर रही है और लोग भी ज़्यादा में JUI के ही झंडे नज़र आ रहे हैं इस जलसे के अंदर। इम्पैक्ट अगर देखा जाए कराची के अंदर, बल्कि ज़रा अली जदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनका पहले हम ले लेते हैं इनपुट इस सारी जलसे के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से। अली जदी साहब, आपके शहर में, आपके शहर से PDM ने अपनी तहरीक का राउंड 2 स्टार्ट किया है, लेकिन इस मरतबा ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है, ANP उनके साथ नहीं है और फिर से टारगेट आपकी गवर्नमेंट है। क्या कहेंगे आप, इस मरतबा PDM कोई फ़र्क डाल पाएगी? पिछली मरतबा तो PDM नाकाम हो गई थी, तकसीम हो गई थी। अच्छा, आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं कि मैं खुद भी कराची में ही हूँ और जाहिर है कि एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, काफी साल पॉलिटिक्स इधर की है, बड़े इलेक्शन आ रहे हैं, फिर एक इलेक्शन जीता है, बड़ी स्ट्रगल करके पहुंचे हैं, तो हमें तो जलसे की फिक्र ही कोई नहीं है, इतनी भी कि हमें याद भी नहीं था कि यहाँ कोई जलसा होने वाला है, तो अच्छा, इतनी इम्पोर्टेंट है। बाकी उनकी मर्जी है, जमहूरी हक है उनका, जो मर्जी करें, जलसा करें, जुलसी करें, सारे बच्चे उठा के ले आए बेचारे मदरसों के, वो उनको इस्तेमाल करें। वो तो खुद भी कहते हैं खवातीन को बोले नहीं आने देंगे, वो भी खुद कहते हैं जो मर्जी करें, लेकिन हमें तो खबर नहीं है, दे सब टू देम। नहीं, कोई गहमा गहमी नहीं है कराची में जलसे के बारे से? आप कह रहे हैं गहमा ना गहमी कुछ भी नहीं, गहमा गहमी किस बात की। अच्छा, आप लोगों ने कराची पिछले 3 साल से, ज़ाहिर है मैंडेट आपको मिला था, ओवरऑल सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, सेंटर पे भी बड़ा इन्हिसार होता है चीज़ों का। शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो आज आप दीदा हो गए कराची के मसाइल पर बात करते हुए। क्या किया आप लोगों ने कराची के साथ? इतने हालात क्यों ख़राब कर दिए वहाँ के अवाम, क्यों इतने वहाँ पे कि उन्हें रोना पड़ गया उसमें सूरत हाल पे? आप दीदा हो गए, आंसू आ गए उनकी आंखों में। मेरे ख्याल में उनको ऑन अ लाइटर नोट उनको शहबाज शरीफ भी कहते हैं, लेकिन अगर उन्हें अब दीदा हुए, मुझे नहीं पता असली में हुए कि एक्टिंग थी, अगर असली में हुए तो अच्छी बात है। उनको अल्लाह अल्लाह करके कोई 50 साल पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने के बाद कराची का ख्याल भी आ गया। मतलब वो उनके भाई थे वजीर आजम, ये वो याद दिला दूं, शायद उनके लिए वो परेशान हो गया, उन्होंने बड़ा किया। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन है कराची की, ये 1 महीने में तो नहीं हुई, ये 14 साल से जो जमात है वो उनके साथ पहले वो पार्टनरशिप में रहे दोनों, 5 साल तुम्हारे 5 साल हमारे, और यही जो आप PDM के नेशनल पार्टनरशिप में, तो शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि हमने ये हाल कर दिया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम ठीक कर देंगे कराची को, और कर भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, हमने कर दी है, करेंगे भी। और अच्छा सर, ये जो बैक चैनल राब्ते तो चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान, वो कह रहे हैं, नून लीग कह रही है पीपल्स पार्टी को पहले आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, उसके बाद हम पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, राब्ते हो रहे हैं। ये आने वाले दिनों में PDM जो है दोबारा से इकट्ठी भी हो सकती है, यकजा भी। फिर तो क्वेश्चन क्या है आपका? तो फिर आपके लिए ये मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर वो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, वहाँ आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कोई आपको खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं होना? वैसे मैं, अल्लाह माफ करे, मुझे मेरी बड़ी छोटी सी औकात है, मैं कोई गुरूर की बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसी आ रही है कि आप प्रेडिक्शन वो कर रहे हैं जो पता नहीं ये हो जाएगा तो वो जाएगा, वो जाएगा। मैं तो मुमकिनात की बात कर रहा हूँ, उनके टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर आप उनके निशाने पर हैं। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, we'll cross the bridge when we come to it, but let me add कि वो ब्रिज इनका बनने वाला नहीं है। वो ब्रिज नहीं बनेगा, लेकिन सर एक चीज़ है, वैसे इस मतलब पीपल्स पार्टी साथ नहीं है, लेकिन अवाम आपको नहीं लगता साथ आ जाए, चूँकि महंगाई की वजह से अवाम बड़े परेशान है कि वो निकल आए सड़कों पर? देखें, चले मैं इनको काउंटर प्रपोजल दे देता हूँ ना। ये अगर इतने अक्लमंद हैं और इतने माने पता नहीं क्या जो सब कुछ है जो हम नहीं है, इनके मुताबिक इतनी लंबी 2-2, 3 दिन की स्पीचें इन्होंने की, अगर इनको पाकिस्तान की अवाम का इतना ही ख्याल था तो हमें कोई आइडिया दे देते, एक क्रिटिकल एनालिसिस करके बता देते कि जी ये चीज आप करें, माशी ये खत्म होता है, तो वही रिटोरिक बेचा उधर खड़े होके। व्हाइट पेपर आ रहा है कोई आपके खिलाफ 3 साल कारकर्दगी पर? ये सब जमहूरी काम है, ये इनका हक है, इसमें तो मैं इनको कभी जो मर्जी करें, पॉलिटिक्स नहीं करें अपनी, इनको करनी चाहिए। हमें अच्छा है पॉलिटिक्स,
ऑपोजिशन अच्छी होती है थोड़ी सी, कीप्स द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज। सही है सर। फाइनली अली जदी साहब, अभी मोहसिन बेग साहब ने भी खबर दी है कि शहबाज शरीफ साहब फिर से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इस तरह का कोई इंतजाम हो रहा है, जाने देंगे इस मरतबा उन्हें? मैंने जी पिछली दफा भी अपोज किया था, मैं इस दफा भी अपोज करूंगा, लेकिन मैं ये जमहूरी हुकूमत है, मैं अपनी वॉइस रेज करके बता देता हूँ, बट ये फैसला कलेक्टिव होता है और जब फैसला हो जाता है फिर सब वोट करते हैं। ठीक है, चले। कोई इस तरह की बात कोई चल तो नहीं रही, इस तरह की कोई डिस्कशन में तो नहीं आई कोई किसी लेवल पे? ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया अली जदी साहब। आमिर जा साहब, ये जो जलसा आज कराची के अंदर हो रहा है, अली जदी साहब कह रहे हैं मैं कराची के अंदर मौजूद हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था आज कोई जलसा कराची के अंदर हो रहा है। वाकई कोई गहमा गहमी नहीं है इस जलसे की कराची के अंदर? तो बात ये कि जब पीडीएम अपने जोबन पे थी, जब पीपल्स पार्टी भी थी और एएनपी भी थी, और लग ये रहा था कम से कम टीवी स्क्रीन पे कि पता नहीं क्या हो जाए, तो उस वक्त भी आप समझें कि हम बहुत सारे तज्जियाकार जो कहा करते थे कि मजमूए तज़ादात है, और इसका जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अलमिया रहा पीडीएम का कि ना इनके आदाब जो थे वो वाजे थे, ना इनकी हिकमत अमली। और जब भी आप देखें कि जूतों में दाल बटी, और उसके नतीजे में जो बड़े कलीदी इनके इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी, एएनपी छोड़ के चले गए। तो आज जो पीडीएम है उसके मुकाबले में, माजी के मुकाबले में कहीं नातवा है, कहीं कमजोर है। और जब उस वक्त इनसे ये भारी पत्थर नहीं उठा और दहलीज को चूम के छोड़ दिया इन्होंने, तो अब कैसे होगा, ये मेरे लिए एक सवाल है और हम सब के लिए होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि जी कराची में इस जलसे का क्या इम्पैक्ट है। बात ये कि जो कराची का जो इस जलसे में आप पूरा रौनक मेला देख रहे हैं, उसका ज्यादातर क्रेडिट जो है जमीयतुल उलमा इस्लाम और मदारिस के बच्चों को जाता है, ज्यादातर उनकी तादाद वो है। अच्छा, उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं कि जिनके वोट भी कराची में रजिस्टर्ड नहीं है, ज्यादातर, ये भी एक मतलब हकीकत है, और ज़ाहिर वोट उनके मुल्क के दीगर शहरों के अंदर है। तो ये होता है ना कि कराची के दिल को छू लेना कि एक कराचीआइट निकले जलसे में भरपूर तरीके से शरीक हो, वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि एजेंडे पे कराची नहीं, कराची के मसाइल नहीं। और क्योंकि इन जमातों को, तमाम जमातों को कई मर्तबा आजमाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में अब अवाम इनसे क्या तवक्को रखेंगे कि मौलाना फजल रहमान कराची को क्या दे सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात जो इतने अरसे बरसर इक़्तिदार रही, माशाल्लाह 3 मरतबा उनको हुकूमत करने का मौका मिला, माजी में उन्होंने कुछ नहीं किया कराची के लिए, तो अब क्या करेंगे। तो ये भी एक सवाल है। और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी से तो कराची के लोगों को काफी शिकायत है कि जी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात होती है, वैसे आज शहबाज शरीफ साहब तो इतने ज्यादा जज्बाती हो गए थे कराची के मसाइल को लेकर, उनकी बातों से तो लग रहा था कराची बड़ा उनके दिल के करीब है। सर जरा आपको दिखा भी देते हैं जरा। जो तबाही थी सड़कों की, जो बर्बादी थी, वो नाकाबिले बयान थी। मुझे बहुत तकलीफ है। ये काल का शहर है, ये पाकिस्तान का दिल है। ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। सर इतने जज्बाती हो गए शहबाज शरीफ साहब कराची के मसाइल को लेकर, उनके लगता है दिल के बड़ा करीब है कराची। जी समर, अगर इजाजत दे मुझे कि 2013 में भी कराची का यही आलम था, 14-15 में भी यही था, और 2000 मतलब आप देखेंगे 2018 में भी ऐसे ही था। तो कराची की सख्त वो जो सड़कें हैं वो एकदम तो टूट फूट नहीं गई, एकदम तो यहाँ पर आवारा कुत्ते नहीं घूमने लगे कि जो कहते हैं शहरियों को काट रहे हों। और यहाँ पर मास ट्रांजिट तो सन 2010 में भी नहीं था, सन 2001 में भी नहीं था। तो जो भी मसाइल आप ले लें, पानी का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, टूटी हुई सड़कों का मसला हो, जराइम का मसला हो, कराची के लोगों को रोजगार ना मिलने का मसला हो, जो भी आप मसाइल गिन लें, वो तो यहाँ पर बहुत अरसे से हैं। और उसी तरह हुकूमतें आती रही, जाती रही, लोग आंसू भी बहाते रहे, ठीक है ना, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो फिर मुझे वो शेर याद आता है कि न खंजर उठेगा न तलवार इससे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो ये बाजू जो हैं हमने 12 आजमाए हैं, तो इसमें कोई हमें शक शुबा नहीं। और जब जो बात होती है कि आम कराचीआइट जो है वो इस जलसे में शरीक नहीं हो रहा, क्योंकि उसको पता है कि जी यहाँ पर। और एक और बात देखें कि अगर जैसा कि मतलब है कि टीवी पे हम लोग रौनक मेला ना दिखाएं, तो फिर तो लोगों को पता भी नहीं चले कि जलसा हो रहा है। तो जलसा इसीलिए लोग थोड़ा सा जानबूझ भी लेते हैं कि समर साहब उस पर प्रोग्राम करते हैं, और हम जैसे तज्जियाकार आके टूटी फूटी अपनी गुफ्तगू भी कर लेते हैं सही के ऊपर। वरना तो अगर आप आम आदमी से बात करें तो एक ला ताल्लुकी है, बेगानगी है, इंडिफरेंस है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन सियासतदानों ने बड़ी बड़ी बातें की, तकरीरें की, आग लगाई। ठीक हो गया, अवाम का भला नहीं हो सका। आज के मसाइल के जिम्मेदार अगर हुकूमत को आप करार देते हैं तो इन लोगों को भी। जी
ठीक है नज़ीर लगारी साहब, आप भी चूंकि कराची से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पहले कराची से 2 पार्टिसिपेंट यानी आमिर ज़ियाद साहब और अली जैदी साहब दोनों ही कह चुके हैं हम कराची शहर के अंदर हैं, हमें कोई ज़्यादा गहमा गहमी पीडीएम के जलसे को लेकर नजर ही नहीं आ रही। और अली जैदी साहब तो फरमा रहे थे मुझे तो पता भी नहीं था कोई जलसा हो रहा कराची के अंदर आज। वाकईतन कोई इंपैक्ट नहीं जलसे का कराची शहर के अंदर, कोई डिस्कस नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म की गहमा गहमी नहीं है वहां पर। अली साहब तो वैसे भी नजर जलसा उसकी आमिर साहब ने कहा उसकी कोई घाट तो गायब नहीं, जलसा क्यों हो रहा है जलसा और इनने तय पर आपकी आवाज़ सर बहुत कट रही है, दोबारा ज़रा आपसे रब्ता करते हैं, आवाज़ क्लियर नहीं आपकी नज़ीर लगारी साहब, मैं माजरत खाऊँ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ज़रा दोबारा मैं आपसे रब्ता करता हूँ। मोहसिन बेग साहब, शहबाज शरीफ साहब का जज्बाती होना जो मैं सवाल किया था आमिर ज़ियाद साहब से, वही आपसे दोहराऊंगा कि ये किया कुछ है या नहीं, वो जज्बाती हो गए इतने ज़्यादा आज आप दीदा हो के कराची के मसाइल को डिस्कस करते हुए? देखिए वो ओवरऑल बड़े जज्बाती हैं तबीयतन, और बहुत सा जगह पे जज्बाती हो भी जाते हैं। कभी आपने देखा माइक गिरा दिया, कभी कुछ, और कभी कहा पेट भी फाड़ लूँगा। मकसद ये पॉलिटिक्स में इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि पब्लिक में बड़ी पिजराई मिलती है, लोग समझते हैं वाकई, तो ये थोड़े बोरे गिमिक्स करने पड़ते हैं। दर्द दिल रखते हैं वो कराची के लिए सर। नहीं, अच्छी बात है। अगर आंखों में आंसू आ गए आज। मैं उनकी सिंसियरिटी को शक की नज़र से नहीं देखता। सही। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसी तरह ही सोचें हमारे मुल्क और हमारे शहरों के लिए। सही। देखिए कराची हो या पाकिस्तान हो, ओवरऑल सब ने गवर्नमेंट्स की हैं, हम सबके सामने हैं जिस तरीके से उन्होंने गवर्नेंस की, जिस तरीके से उन्होंने अवामी मसाइल का हल निकाले, वो आपके सामने है। अगर ये इतना ही दर्द दिल सबके पॉलिटिशियंस तो वो अमल में भी आप कहते हैं नजर आना चाहिए था, नजर आना चाहिए था, तो आज हमारे ये मसाइल ना होते मुल्क के। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और मसाइल आप देखिए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं बजाय इसके कि कम हो। और जिस तरीके से गवर्नेंस हम लोग अवाम को दे पा रहे हैं, वो तो बजाते खुद एक मसाइल बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि अगर गवर्नेंस अच्छी हो तो मसाइल कम होते। तो हमारे यहाँ तो ये जितने पॉलिटिशियंस आए हैं, आप देख लीजिए इतने अरसे में, हमें तो शायद कोई रिवर्स गियर लगा हुआ है, आगे की जाने की बजाय हम लोग तो पीछे जा रहे हैं। सर वो जो मुराद अली शाह साहब तो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा इशू है कराची के लिए, 2000 अरब वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड, 2000 अरब डॉलर कह रहे हैं रिक्वायर्ड है नहीं, अब आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। इतनी बड़ी अमाउंट है। अब वो जरा मैं सुना भी देता हूं मुराद अली शाह साहब को, वो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट चाहिए कराची जैसे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। जरा सुन लें। कराची के लिए हमने 2014-15 में एक प्लान बनाया था आलमी बैंक के साथ मिलके, तो एक जामिया मंसूबा बना के उन्होंने कहा था जी 2000 अरब डॉलर की जरूरत है। जब 9000 अरब रुपए आपके वफाक लेता है तो उनका काम बनता है कि सिंध में आके तरक्याती काम करें। वो कह रहे हैं 9000 अरब रुपए जो होते हैं वो नहीं मिलते हमें, ये 2000 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे कराची के लिए? ये तो मसाइल फिर इस पे लगता है फिर रोते ही रहेंगे सियासतदान हमारे, करेगा मेरा नहीं ख्याल कि इतने पैसे किसी भी एक सिटी के लिए होते हैं। ये स्लोली श्योरली आप स्कीमें बनाते हैं, प्लान्स होता है, हर साल उसका एक बजट होता है। मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी सिंध में और ख़ासकर कराची में कोई काम नहीं किया। काम होता हुआ नजर आता है, जैसे खान साहब कहते हैं ना, बुज़दार साहब ने बहुत काम किया लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, इसीलिए सिंध वाले कहते हैं काम नजर नहीं आ रहा। कराची के मसाइल आज से नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से वहाँ गवर्नमेंट कर रही है, उन्होंने कोई डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का वो काम नहीं किया होता तो इतने पैसे ज़रूरत ना होते जितने वो कह रहे हैं। उसके अलावा खान साहब 3 साल से हर साल कराची पैकेज दे के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं महीने बाद कराची को हम बसेस दे रहे हैं। बसेस को छोड़ दीजिए, 30 अरब रुपए का पैकेज उन्होंने पीछे दिया, 15 अरब का पहले दिया, वो कोई पैसा सिंध में नहीं लगा सिवाय ग्रीन बसेस जो हैं, ये पहले का प्रोजेक्ट है, ये खान साहब की गवर्नमेंट का नहीं है। के दौर में ये आइडिया कंसीव तो मकसद ये है कि अगर आप सिंसियर ही नहीं है, वो कराची हो या लाहौर हो या मुल्तान हो या रावलपिंडी हो, तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे वोट नहीं मिले। लाहौर की तो आप ज्यादती कर रहे हैं, वो खान साहब कह रहे हैं, बुज़दार साहब जिस तरह भी आपने बात की कि वो कर रहे हैं काम, बहुत ज्यादा किसी को नजर नहीं आ रहा। पता नहीं, देखने के लिए एक शख्स को चाहिए सर, जरा वो बता तो दें। समर 22 करोड़ लोगों में एक शख्स को काम नजर आ रहा है, और वो है इमरान खान, जिसको वो बुज़दार का काम नजर आ रहा है। आपको और मुझे नजर नहीं आ रहा, और बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा। क्यों नज़ीर लगारी साहब, आपको भी दोबारा आते हैं नज़ीर लगारी साहब की तरफ, उनसे रहा। आमिर ज़ियाद साहब, वाक़ईतन ऐसा ही है कि
काम वज़ार साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने सिंध को तो डिस्कस किया, पंजाब की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा किसी को। तो वो काम देखने के लिए बुज़ार साहब का कोई खास ऐनक चाहिए, कोई मेरे ख्याल से कोई जिससे नजर आए काम। मैं बुज़ार साहब पर आता हूं, मुझे 2 जुमले अगर कहने की इजाजत दें, क्योंकि कराची पे कभी कभी तवज्जो होती है हमारे नेशनल टीवी टेलीविजन के ऊपर। बात यह है कि कराची को किसी पैकेज की जरूरत नहीं है, कराची को साख्ती इस्लाहात, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। अगर कराची को आप एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स दे देंगे तो ये शहर अपने रिसोर्सेज खुद बना रहा होगा, और इतने बना रहा होगा कि जब ये शहर दुरुस्त हो जाएगा तो पूरे सिंध को भी फायदा होगा और पाकिस्तान की मईशत को भी होगा। लेकिन हमारी सियासी जमातें वो चवन्नी अठन्नी देने के लिए तो तैयार हैं, और वो 2-4 बसें भी दे देंगी, जो मैं हमेशा कहता हूँ टू लिटिल टू लेट। लेकिन ये काम की कोई देखिए डिस्कशन ही नहीं होता इस बात पे कि कराची की 3rd ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट और मेयर जो है एक एम्पावर्ड मेयर लेकर आते। असल मसला ही वही है सर, का आ जाए वो बेशक पीपल्स पार्टी का आ जाए, लेकिन एम्पावर्ड हो। तो एक तो ये बात होगी। अब जो बुज़ार साहब का गैबी काम है जिसपे इनविजिबल वर्क, हमने बचपन में किताब पढ़ी थी गैबी इंसान, जो तर्जुमा थी H.G. वेल्स के नॉवेल का, उसका इनविजिबल मैन का। तो जो गैबी काम है, जो इनविजिबल वर्क है, वो जाहिर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें होती रहती हैं। और लेकिन एक बात जो कम से कम वो है कि पंजाब के जो शहर है, कम से कम सेंट्रल पंजाब, वो क्योंकि मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में ज्यादा तरक्की याफ्ता। लाहौर अब भी जाए आपको अच्छा लगता है, मैं कराची से जब जाता हूँ तो लाहौर मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा मैं समझता हूँ कि यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हम तो इतने कहते हैं ना ऐसे शहर से आ रहे हैं, पसमानदा टूटे फूटे सड़कों वाले शहर से, बगैर बसों के, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के शहर से। तो हमें तो लाहौर इस आलम में भी अच्छा लगता है। तो मुझे तो लगता है कि नाशुक्री हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है पंजाब, और खुदा मजीद तरक्की दे, बहुत अच्छा करे, और हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाई। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे जो सिंध के रहनुमा हैं वो भी कम से कम कराची। मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि बुज़ार साहब को कराची भेज दें क्या? बुज़ार साहब को कराची भेज दें, मोहसिन बेग साहब भी आ जाए भाई, हम तो कहते हैं जो आए हम तो दिले कुशादा रखते हैं, जो सब लोग आए और सभी लोग आते हैं कराची। जी ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, सेकंड राउंड है पीडीएम की मूवमेंट का, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, ANP नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको कि गवर्नमेंट तो कह रही है हमें बिल्कुल परवाह नहीं, हमें तो पता भी नहीं है कोई जलसा हो रहा है, वाकईतन इतना गैर मौसर ये जलसा है कि किसी को पता ही नहीं है इसका, कराची में कोई गहमा गहमी नहीं है? मुझे इस जलसे के होने के सबब समझ नहीं आ रहा है कि जलसा क्यों हो रहा है, और इस जलसे को करने की वजह क्या थी। क्या सियासी जलसा हो रहा था? वो इशू क्या था? पहले तो आप एक एजेंडा लेकर आए थे ना, बड़े नुकात हमने बना लिए, हम खत्म करना चाहते हैं हुकूमत को फौरन, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसके साथ ये होना चाहिए। ये सारी बातें तो आपने पिछले साल की थी जब ये शुरू हुआ था, आपने गुजरांवाला से किया था। वहां पर आपने एक नैरेटिव दिया कि 2 शख्सियात की वजह से सारे मुल्क के हालात खराब हैं। दुनिया में कोई भी कितने भी ताकतवर हों, किसी 2 शख्सियात की वजह से कभी भी न तो हालात खराब होते हैं, असल चीज तो होती है सिस्टम चला रहा होता है कि सिस्टम क्या है। तो इन्होंने उस वक्त जलसे किए, रौनक बनाई, कराची में जलसा किया। अब जहां जलसा हो रहा है वो कराची के पुराने जलसा जो पीडीएम 10 माह पहले हुआ था, बिल्कुल हाँ, उसके आधे का आधा जो उन्होंने तो पिंडाल आधे से ज्यादा को छोड़ दिया। बाकी जो पिंडाल बनाया गया यहाँ पर, तो वहां पर आपको हाजिरी का भी अंदाजा हो जाएगा, जोशो खरोश का भी अंदाजा हो जाएगा। आपने उसको देखा भी होगा। तो इसका सबब क्या था? या तो ये आ रहे होते कि जनाब कराची मसाइल में घिर चुका है, हम जो है रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं, हम बड़ी अपनी फंडिंग लेकर आ रहे हैं और बड़ी जबरदस्त चीज ला रहे हैं, हम कराची में जो है। सर जो स्टेज के सामने नारा लिखा गया है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान व तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ सिंध, इस जलसे का जो टाइटल है। कर लें वो तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ सिंध भी कर लें और इस्तेहकाम पाकिस्तान भी कर लें। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान को कराची में कोई खतरा लाहक नहीं है, और पाकिस्तान मुस्तहकम है, और पाकिस्तान ऐसे ही मुस्तहकम है जैसे पहले मुस्तहकम था। और ये जोग्राफियाई, तारीखी, सियासी है, वहदत है। पाकिस्तान के लिए किसी किस्म के खतरात नहीं है और पाकिस्तान का बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ है। और सिंध के हकूक को बहाल करने की अगर बात करनी थी इन्होंने, तो वहां से शुरू करते, कश्मीर से या घोटकी से, और फिर कराची की तरफ आते, तो हम समझते कि हमारे सारे के सारे सूबे के साथ हमदर्दी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या इनके हुकूक का इदराक भी है, समझते भी हैं, इनको पता भी है कि कराची के मसाइल क्या हैं, कराची का इशू क्या है। कराची का इशू आमिर साहब कह रहे हैं कि वो
हमारा अपना पावर का इशू है। इस बात को माना नहीं जा रहा है कि कराची के मसाइल भी हैं। कराची के अंदर मास ट्रांजिट का मसला है, कराची के अंदर पानी का मसला है। एक कई अशरे गुजर गए, एक हम सुना करते थे कि K4 आ रहा है, K4 आज तक आके नहीं दिया है। हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला है, हमारे कचरे का मसला है, हमारा सीवरेज का मसला है, हमारे वो इंक्रोचमेंट का मसला है। यहाँ पर कभी प्लानिंग होती ही नहीं है। लोग अपने तौर पर कहीं भी घर बनाकर उसको फिर रेगुलाइज कर दिया जाता है, लोगों को प्लानिंग के साथ आज़ादी नहीं किया जाता है। ठीक है, इस पर सर में मजीद हम बात करेंगे। अभी फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात ये होगी कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें तमाम ही गेस्ट कर रहे हैं कि कोई इतनी ज़्यादा पीडीएम अब रेलेवेंट नहीं रही, उसकी वजह यह है कि इस सारी पीडीएम ने मिल के अदम एतमाद करना था हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदएतमादी का शिकार हो गई। तो ये टूट फूट की वजह से पीडीएम का जो एक थोड़ा सा खौफ किसी किस्म का गवर्नमेंट पे था, भी वो भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया, गैर मौसर हो गई पीडीएम बिल्कुल। अब इस वक्त भी जो बयानबाजी चल रही है पीडीएम की, अपनी जो पुरानी जमातें और जो मौजूदा है उनके दरमियान, पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग ने छुरा घोंपा उनकी पीठ में, पीडीएम कह रही है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो असल में किसने पीडीएम को इस हद तक पहुंचाया, इस नहज तक पहुंचाया कि वो इतनी गैर मौसर हो गई, और अब आगे क्या मुमकिनात हो सकती हैं? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। जिस तरह हमने ब्रेक से पहले बात की कि पीडीएम आज इतनी गैर मौसर क्यों हो गई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपोजिशन की बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई हैं, एक दूसरे के खिलाफ अब भी वो बयान दे रही हैं। जो पीडीएम टूटी उसमें अब पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना साहब और बाकी जमातों के बारे में कह रही है कि उन्होंने पीठ पे, पर्टिकुलरली नून लीग के बारे में कि उन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा, और मौलाना साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को मोरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो आपको ज़रा सुनाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम की जमातों के बारे में क्या कहा, ज़रा सुन लें। हमने बहुत से दोस्तों पे भरोसा किया है। हम समझते हैं कि उन सब ने हमें धोखा दिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के JLA काफी है। हम अपने पांव पे खड़े होकर अपनी जमात का सियासत करेंगे और इन सारी गैर जमहूरी कुव्वतों को भगाएंगे। जहां बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि साथियों ने, दोस्तों ने धोखा दिया, तो वहां मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं वो पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा। जरा ये भी सुन लें। जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दें। सिंध के हुकूक को भी इस जलसे में नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। उस हवाले से भी हाईलाइट किया जाएगा सिंध के मसाइल को। जी कायरा साहब, किसने किसकी पीठ पे छुरा घोंपा, ये तो अब आप पे आ रहा है, तो कमरजमान कायरा साहब जरा आप रिस्पॉन्ड करते हैं इस मामले पे कि ये एक दूसरे को क्यों मोरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। आगे बढ़े इससे, और तहरीक अपनी आप चलाना चाह रहे तो अपनी चला लें। ये किसने किसकी पीठ पे छुरा घोंपा है? देखिए ना, इस मामले को मुख्तलिफ सियासी जमातें कभी भी लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं आने देंगी। वो हर बंदा दूसरे के ऊपर बात पास करेगा कि नहीं मेरा कसूर नहीं, फलां का है, फलां का नहीं, फलां का है। आप इसका ना जरा दुरुस्त एनालिसिस कीजिए कि हुआ क्या। इमरान खान की गवर्नमेंट बनी, खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर सारी अपोजिशन की जमातें मोतरज थी कि ये एक जाली इलेक्शन के नतीजे में बनी हुकूमत है। लेकिन हमने कहा कि आप चले। अपोजिशन की जमातों ने खुल के इमरान खान साहब को कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बिलावल साहब आइए, बिसाके जमहूरियत के साथ साथ बिसाके मईशत करते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब, बाकी लोगों ने भी कहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि नहीं ये जाली हुकूमत है, इसको मत तस्लीम करो, असेंबलियों में ना जाओ। बिल्कुल। इन हालात में भी हमने समझा कि डेडलॉक क्रिएट होगा तो मुल्क का नुकसान होगा, हालात पहले बड़े खराब हैं। हमने इस हुकूमत को तस्लीम करके आगे बढ़ने की कोशिश की। 3 साल 2.5 साल तक इनको बर्दाश्त किया, और उसके बाद जब सारी जमातों ने फैसला कर लिया, समझ आ गई कि ये हुकूमत जो है ये लोगों के मसाइल हल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए हुकूमत करना चाहते हैं, फाशिज्म फैलाना चाहते हैं, चीजों को ताकत के तौर पर काबू रखना चाहते हैं। तो सारी जमातों ने APCs हुई, और पीपल्स पार्टी की APC में PDM तश्कील पाई। PDM क्यों बनी,
उसके वजह के गर्दोगायत लिखे गए और उसका तरीकाकार लिखा गया कि हम किस तरह अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। तरीकाकार क्या था? हासिल मतलब ऑब्जेक्टिव था इस हुकूमत का खात्मा। तरीकाकार था कि हम जलसे, जुलूस, रैलीज मुख्तलिफ तरीकेकार करेंगे, बिल्कुल मास मोबिलाइजेशन करेंगे और फिर इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और उसकी नाकामी की सूरत अगर हम कामयाब हो जाते हैं, दफाबे नाकाम होते हैं, तो फिर हम इस्तीफों के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। पता नहीं क्यों और कहां से ये आइडिया आ गया कि इस्तीफे दें। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जनाब जो इस्तीफे के ऑप्शन से पहले ऑप्शन लिखा हुआ है उस ऑप्शन को देख लें। लेकिन इससे पहले मैं आपसे 1 मिनट लूंगा, मुझे पता है वक्त की किल्लत है, कि पीडीएम की जमातों ने कहा कि हमें बायकाट करना चाहिए बाय इलेक्शंस का। पीपल्स पार्टी अकेली थी जो बायकाट नहीं करना चाहती थी। हमने कहा ये बड़ा गलत फैसला होगा, हमारा माजी इस बात का गमाज है, ये फैसला न करें। उसके नतीजे में क्या हुआ? हुकूमत कमजोर हुई और हम मजबूत हुए। वो तो है कायरे साहब, अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो तो हिस्ट्री तो सबको मालूम है सर। मैं इस 10 सेकंड मोर के बाद उस पे आ जाता हूँ। सेनेट में भी यही हुआ। सेनेट में जब हमसे इलेक्शन छीन लिया गया, डाका मारा गया, गिलानी साहब से चेयरमैन बन गए थे, जीत गए थे, छीना गया, तो हमने गुजारिश की कि लीडर ऑफ द अपोजिशन गिलानी साहब का हक बनता है 26 वोट मुस्लिम लीग और स्प्लिट हो गई। 26 वोट मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के साथियों के पास थे अपोजिशन के, और 26 वोट ही पीपल्स पार्टी 20 हमारे अपने और 6 वोट हमारे साथ दूसरे थे। 26 वोट ही हमारे पास थे और 26 वोटों में असूल के मुताबिक पीपल्स पार्टी बड़ी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होते हुए उसका हक था कि उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाता, वो हमने बन जाना था। लेकिन तो सर बात यह है कि आप ही की पार्टी, जब आप कहते हैं आपने पीडीएम बनाई थी, तो पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए आप ही कुर्बानी दे देते लीडर ऑफ द अपोजिशन की, जो वो कहते हैं कि एग्री भी हुआ था। लेकिन सर आप मुझे ये बता दें, अब नून लीग कह रही है पीपल्स पार्टी को ऑफर दे रही है कि आए आगे बढ़ते हैं, सेनेट के अंदर गिराते हैं सिंधरानी साहब को, फिर पंजाब में आते हैं उसके बाद। आप खुद एक ऐसा आर्गूमेंट छेड़ने लगे जिसमें आपको और 5-7 मिनट चाहिए होंगे, जो शायद आप अफोर्ड न करें। लेकिन मेरे इस आर्गूमेंट के बाद करें, मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको चलाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमने सेनेट के इलेक्शन लीडर ऑफ द अपोजिशन के अंदर हुआ ये कि एक बंदे सेनेटर जो मुस्लिम लीग के डिफेक्टर थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनके साथ बात पे 4 मेंबर आ गए। जो हुज्जत की, जो इल्जाम हम पे लगा कि हमने बाप से वोट लिए, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है जो कि किंग्स पार्टी है, हमने उनके वोटों की बदौलत वो इलेक्शन नहीं जीता। लीडर ऑफ द अपोजिशन हम उनके वोटों के साथ नहीं बने। ठीक है, ठीक हो गया। ऐसा हुज्जत था, ये ऐसा जवाब था जो बेमानी है। अच्छा कायरा साहब, अब नून लीग आपको ऑफर कर रही है कि आप जो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए तरीका अदम एतमाद लाइए, वो कह रहे हैं हम लेकर आएंगे, पहले आप लेकर आए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, वो कामयाब होती है फिर पंजाब में आएंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, चले ये कर लेते हैं। पहले तो ये करें ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब पीडीएम तो वैसे खत्म हो गई, देयर इज नो पीडीएम इन द कंट्री, क्योंकि ये कोई कॉर्पोरेट बॉडी तो नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड जमात तो नहीं है, ये तो एक इत्तफाक राय हुआ था 10 जमातों में। सही है। और उसका एक मुआहिदा लिखा गया था, चार्टर लिखा गया था। उस चार्टर से इन्हिराफ हो गया कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला रहे और उसको 2 जमातें अलग हो गई। ठीक है, हो गई। अब तो वो चार्टर टूट गया। अब तो चाहिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जिस बुनियाद पे ये पीडीएम बना था, इनकी बुनियाद थी कि हुकूमत को हटाना है। मुस्लिम लीग कह रही है कि हम अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इसको 5 साल चलने दें। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें बताएं कसूरवार कौन है पीडीएम को। सर मुझे चेयरमैन सेनेट वाला जवाब दे दें, वो हटाएंगे नहीं हटाएंगे, क्या करेगी पीपल्स पार्टी? बड़ी खुली ऑफर दे दी है नून लीग ने, क्विकली इस पे जवाब दे दें। जो पीडीएम का लिखा हुआ मुआहिदा है, जिस पे खुद दस्तखत है मुस्लिम लीग के, उस पे काम करें। यहाँ तो हम कोर्ट में गए हुए हैं ना, इस पे भी काम करेंगे। लेकिन आपने नहीं कहा हमारा आपस में तयशुदा है, जो आपस में तयशुदा है, जो लिखा हुआ मुआहिदा है, जिस तनाज़ा खड़ा हुआ है, अगर मुस्लिम लीग कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत को ना हटाने की, बहुत शुक्रिया, मुस्लिम लीग को आगे आना चाहिए। लेकिन पीडीएम इस वक्त गैर फाल नहीं, पीडीएम खत्म हो चुकी है, ये अब मल्टी पार्टी। तो ये कराची में कौन जलसा कर रहा है सर? जी मौलाना फजलुर रहमान आप कह रहे पीडीएम के सरबराह नहीं रहे?
नहीं, मौलाना फजलुर रहमान सरबराह नहीं रहे, पीडीएम ही नहीं रही। पीडीएम वही कह रहा हूँ ना, जब पीडीएम ही नहीं है तो ये जलसा किससे है कराची में फिर? भाई मेरी बात मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, ये कोई कारपोरेट पार्टी थी, ये कोई पार्टी थी, ये तो एक अलायंस बना। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने कीमती वक्त दिया अपना। मोहसिन बेग साहब वो सारी बात की उन्होंने, लेकिन वो इस बात पे कह रहे हैं कि जो हमारा चार्टर था उससे बाहर कोई बात नहीं होगी। तो पंजाब में ही आप तहरीक कोई लेके आए, तब्दीली लाएं, वो चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही। अब ये मेरे से ख़त्म कर दी जाइए बहस के, कोई हुकूमत के खिलाफ तहरीक हटाना, तहरीक एतमाद, ये सब खत्म हो गया, टाइम गुजर अब इलेक्शन ही आगे, टाइम गुजर गया। और बेसिकली जहाँ पे पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकली है वो उस बात पे पीपल्स पार्टी जायज़ है। एकदम से रिज़ाइन करना, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू से जो था, बाई इलेक्शंस में जाना, सेनेट का इलेक्शन लड़ना, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें वक्त ने साबित की कि वो ठीक कह रहे थे पीपल्स पार्टी वाले। अब मौलाना साहब की जहाँ तक बात है, वो तो पहले दिन से जा रहे हैं कि ये इमरान खान सारा सिस्टम ही जाए, सब जाए, वो करो, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। उनको बहुत जल्दी थी और फ्रस्ट्रेशन थी, वो आज तक वो फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हुई मौलाना साहब। कल भी वो सरबराही इजलास में बार बार इसी बात पे जोर दे रहे थे कि दें इस्तीफे और करें लॉन्ग मार्च। देखें, नई इस्तीफों का टाइम गुजर चुका है, आपने नेक्स्ट इलेक्शन की प्लानिंग करनी है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलायंस बनते हैं, टूटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है पीडीएम ने जो भी मकासद लिखे वो उसको अचीव करते। देखिए ना, दूसरी साइड पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हटाना इतना आसान काम नहीं होता। गवर्नमेंट की अपनी एक पावर है, सिटिंग गवर्नमेंट को हटाना मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने ट्राई की, वो कामयाब नहीं हुए। अब आके कहना कि जी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कोई चीज़ लेके आए, बुजदार साहब के खिलाफ, वो ये रेलिवेंट नहीं है। सही है, इलेक्शन अगले साल हो सकता है, नहीं तो अर्ली टाइम पे होगा, हो सकता है, तो उसकी तैयारी में लगना चाहिए, बजाय इसके कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इधर करो, उधर करो, उधर करो, इस्तीफे दो। नो, इट्स टाइम गुजर गया। सही है। आमिर रियाज साहब, नून लीग ने ये एक बेहतर हिकमत अमली से पीपल्स पार्टी को बैकफुट पे नहीं डाला कि वो बार बार पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी हर जगह पे कह रहे थे कि हमने इन्हें कहा था कि लाएं बुज़दार के खिलाफ तहरीक एतमाद, उन्हें हटाते फिर इमरान खान को हटाएंगे। अब नून लीग ने एक काउंटर मूव के तहत क्या कह दिया कि पहले चेयरमैन सेनेट को हटाएं, फिर पंजाब की तरफ आते हैं, जहां स्ट्रेंथ वो कह रहे हैं हमारी ज़्यादा है, जहां पोजीशन के 55-56 मेंबर बनते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, वो कामयाब होती है, फिर कहीं और पे जाते हैं। और या फिर मोहसिन बेग साहब जो बात करें कि अब ये सब कुछ इररेलेवेंट हो गया, टाइम निकल गया सारा, अब इलेक्शन की तरफ जाएं। ये दुरुस्त बात ही, मैं समझता हूं कि दोनों जमातों ने एक दूसरे को बैकफुट पे डाल दिया और दोनों ने एक दूसरे को माइनस कर दिया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम मासूमियत से ये सवाल क्यों करते हैं कि जी पीडीएम में कहते हैं ना, जूतियों में दाल क्यों बढ़ गई। बात यह कि इन जमातों के दरमियान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तारीख रही है, तलखियों की, बिटरनेस की, लड़ाई झगड़े की, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने की। हम कैसे समझ सकते थे कि जनाब ये एकदम जो है एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर एक हदफ के लिए, एक मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे। तो वो जो इनकी जो इत्तेहाद में खराबी डे वन से है, और कभी भी ये नहीं हो सकता था कि एक जमात दूसरी जमात को कंधा अपना पेश करेगी कि उस कंधे पे चढ़कर वो इक़्तिदार की मंजिल पर पहुंच जाए। अच्छा, अब जैसे जैसे आप देखिएगा कि इलेक्शन का वो दिन करीब आते जाएंगे तो इस इत्तेहाद का कायम रहना अलामती तौर पे वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये जो बाकी मानदा पीडीएम रह गई है, आप उसमें ये देखिएगा कि हर जमात की कोशिश होगी कि वो अपने हिसाब से, अब बिलाई के इनकी ख्वाहिश होगी मौलाना साहब की कि उनको सीटों का कोई एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन ये चीजें आसान नहीं होती हैं। उसकी इलेक्शन की इंतखाबात की अपने एक कीमिया होती है, एक अपने उसका अंदाज होता है। तो मैं नहीं समझता कि आगे चलकर पीडीएम जो है कोई कहते हैं इंतखाबी इत्तेहाद में ट्रांसफॉर्म होगा। उस वक्त वो कहते हैं एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल बी फॉर इटसेल्फ होगी। ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी क्यों जनाब नून लीग को अकोमोडेट करेगी? अगर फर्ज करें इनमें दोबारा दोस्तियां एक तो होंगी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और असल मसला तो ये कि जी नून लीग में खुद कितनी मुत्तहिद है, ये भी एक सवाल है समर जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिल्कुल आपने उठाया कि नून लीग खुद कितनी मुत्तहिद है। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, अब जो पीडीएम बची कुची रह गई है, जिसमें कुछ नेशनलिस्ट पार्टी से बलोचिस्तान की मौलाना साहब हो गए और नून लीग हो गई, क्या आपको लग रहा है कि नून लीग और जेयूआई पर्टिकुलरली इन दो बड़ी जमातों को अगर देखा जाए अगले इलेक्शन में ये एक इंतखाबी अलायंस बनाए, बाकी जमातों को भी साथ लेकर, कुछ बलोचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टीज़ को लेकर, इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है? और पीपल्स पार्टी आपको किस ब्लॉक में खड़ी नजर आएगी? कुछ इस तरह की बातें भी होती हैं कि शायद कहीं पीपल्स पार्टी पीटीआई भी कहीं पंजाब के अंदर मिलकर नून लीग को टफ टाइम देने की कोशिश करें। नहीं, इस बात का तो खैर इम्कान नहीं है, लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान में अचक ज़ई साहब ने और मौलाना ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया
और अचकजई साहब की सीटें मौलाना ने ले ली और मौलाना की कोई सीटें जो हैं वो अचकजई साहब ले गए। अब क्या आइंदा इलेक्शन में ये एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा ख्याल नहीं है कि पिछले जब से 70 से इलेक्शन हुए 50 साल तारीख में ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है कि अचकजई साहब और मौलाना साहब किसी एक प्लेटफार्म पर एक साथ होकर इलेक्शन लड़ें और एक दूसरे को फैसिलिटेट करें या अकोमोडेट करें। ये हो ही नहीं सकता है। अपना अब्दुल मालिक बलोच साहब जो हैं उन्होंने अपना स्पेस कम किया, उनका स्पेस कम हुआ है क्योंकि वो जहाँ से वो मंजिल मकसूद तक पहुँचना चाहते थे उन्हें उनका वहाँ से इम्कान नहीं था। उन्होंने पकड़ा हुआ था नून लीग को और वो समझ रहे थे कि हम नून लीग के जरिए जो है वो एक बड़ी मंजिल हासिल करेंगे और उन्होंने वो मंजिल हासिल नहीं की। आजकल जो है एक वीडियो अचकजई साहब की बहुत चल रही है बलूचिस्तान के अंदर। वो खुद कह रहे हैं कि जनाब ये जो है कौन पहुंचाता है अल्लाह नज़र बलोच को जो खबरें होती हैं सरकार के ऐवानों में होने वाली। उन्होंने कहा कि 2 घंटे तो ज़ाहिर बड़ा टाइम है, लेकिन जो 31 या कितने पॉइंट्स पर जो वाकी टाकी चल रहे हैं, जो खबरें हो रही हैं, जो बंद कमरों में मीटिंग हो रही हैं, इनकी इतलात भी अल्लाह नज़र को पहुंचाई जाती हैं कि यहाँ पर किसी ने क्या कहा। और फिर नाम लिए उन्होंने कि ये मालिक बलोच साहब बैठे हैं, ये पहुंचाते हैं, और फिर और लोगों के नाम लिए, 3-4 और नाम भी लिए, लेकिन उन्होंने मालिक बलोच का नाम लिया और ये वीडियो चल रही है और बहुत लोग देख रहे हैं इसको कि वो जो इत्तेहाद में बैठे हुए एक साथ, वो एक दूसरे का, और दोनों इत्तेहाद में हुकूमत में भी रहे हैं, एक साथ रहे हैं। इनके भाई गवर्नर अचकजई साहब के और चीफ मिनिस्टर, और अभी पीडीएम के अंदर भी सारे इकट्ठे हैं। बिल्कुल, तो ये एक दूसरे के साथ अब इकट्ठे भी हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी कर रहे हैं एक दूसरे को। नून लीग की जनरल ज़िया के दौर से लेकर अब तक की एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से कोई भी तरीका अख्तियार किया जाए, ताकत का इस्तेमाल हो, कोई चीज़ हो, पीपल्स पार्टी को फिजिकली और अमली तौर पर उसको वाइप आउट कर दिया जाए, उसका वजूद ही ना हो। अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो कोई फर्क नहीं है, कोई ना कोई तो जान ले ही लेगा। यानी ठीक हो गया। खुशी शामिल थी जब बेनजीर का वाकया हुआ है, तो उसमें नून लीग की खुशियां भी शामिल थी और यही वजह थी कि जो लोग कत्ल के मुकदमे में मुलविस लोगों के जो वकील बने थे, जिन्होंने उन्हें बाइज्जत बरी कराया था, उनको उन्होंने नामजद किया था कि ये डिप्टी लीडर जो बहरहाल सर वो उस तरह तो पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी भी जिन्हें कातिल लीग कहती थी, बाद में उन्हीं को अपनी गवर्नमेंट में शामिल कर लिया था, अपने इत्तेहादी बना लिया था। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। अब अर्ली इलेक्शन की बातें भी हो रही है या फिर इलेक्शन टाइम पे होता है, लेकिन इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा तनाज़ा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पे खुद इलेक्शन कमीशन अदम एतमाद का इजहार कर चुका, पोजीशन की तमाम जमातें अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही अगला इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान भी रिटायर हो गए हैं, जिनमें पंजाब और केपी के मेंबरान का तकर्रर होना है। लेटर लिखती है इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कंसल्टेशन के लिए। क्या हो सकता है इस पर, किस तरह की डिस्कशन हो सकती है आगे, और क्या शफाफ इलेक्शन अगला हो पाएगा? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात कर लें अगले इलेक्शन के हवाले से कि इस वक्त जो डिस्कशन भी चल रही है गवर्नमेंट के दरमियान अपोजिशन के साथ भी, ईवीएम के मामले पर भी, और अब लीडर ऑफ दी अपोजिशन को खत भी लिख दिया खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के जिक्र के हवाले से, पंजाब और केपी के। तो मोहसिन बेग साहब, जोर ज़्यादा पीटीआई का ईवीएम के ऊपर ही है। अभी बातचीत भी शुरू हो गई शहबाज शरीफ साहब से, उनकी खैर वो उनसे मिलना तो नहीं चाहते, लेटर उन्होंने लिख दिया कंसल्टेशन के लिए, नाम प्रपोज किए, 3 पंजाब में 3 केपी में। कोई लग रहा है आपको ये काम लटकेगा यहाँ पर भी जिस तरह लास्ट टाइम लटक गया था? खान साहब मेरे ख्याल में बैक किए हुए हैं कुछ अदारों पे, ईवीएम पे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट के ऊपर। अभी क्योंकि नादरा तैयार नहीं है, नादरा के पास वो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है जिसके जरिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इस वोटिंग में लाया जाए, हाई वोटिंग। उस सॉफ्टवेयर के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया, इटालियन कंपनी है जो सब्सिडरी है इंडिया की इंदिरा की, जैसे हमारा नादरा है, इंडिया का इंदिरा है। तो देखें, सिक्योरिटी इदारे ये फिक्र में है कि अगर ये डेटा इटालियन कंपनी के पास जाता है तो हो सकता है वो इंडिया के पास इंदिरा के पास चला जाए।
तो इलेक्शन कमीशन भी तैयार नहीं है कि वो इतनी जल्दी बिल्कुल उन्होंने अपना बड़ा वोट clearly का टेक्नोलॉजी का इजहार कर दिया था कल इस पे जी, वो उन्होंने डाटा स्टोरेज पे उन्हें एतराज है, डाटा कहाँ सेव होगा उसके लिए पूरे उनको एक डिपार्टमेंट बनाना है, एक पीछे स्टोरेज बैंक बनाना है जिसमें आप बना सकें स्टोरेज बैंक। बिल्कुल। और इसी तरह ओवरसीज एम्बेसीज में अगर 10 मशीनें भी रख दी जाएं तो पाकिस्तान के 374 हलके हैं, एमपीएस के हलके हैं, कौन किसको कहां वोट डालेगा, ठीक, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक, आपको क्या लग रहा है नज़ीर लगारी साहब, ये खान साहब का जो ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग हो, इससे कोई उन्हें फ़ायदा मिल सकता है या फिर शफाफ इलेक्शन के लिए जो उनकी कोशिश है कि शफाफ इलेक्शन हो? ममालिक में हुआ है और जितना उन लोगों ने फायदा उठाया हम भी उतना ही फायदा उठा सकेंगे, इसलिए कि अब दुनिया वापस जा रही है और इस एटीएम मशीन की जो है वो अपना ये इलेक्शन की जो मशीन है, इलेक्शन वोटिंग मशीन की एतवार नहीं है, इस पर नहीं ट्रस्ट किया जा सकता है और असल मकसद जो है वो चोरी करना है वोटों का। और हुकूमत वो तो कह रहे हैं शफाफियत लाना चाहते हैं हम, इससे ठप्पे वाला सिस्टम खत्म हो। वो इस नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मानी नहीं जाएगी। ना अपोजिशन मान रही है, ना इलेक्शन कमीशन मान रहा है। और वो ये जो कह रहे हैं बेग साहब, तो वो इन्होंने कोई भूल चूक नहीं की है कि इटली की कंपनी के पास गए हैं जो इंदिरा के साथ उसकी एफिलिएशन है, तो ये जानबूझ कर गए हैं ताकि इंदिरा के साथ तो इनका बड़ा अच्छा है, क्योंकि मोदी के बारे में तो बहुत सॉफ्ट करना रखते हैं जनाब वज़ीर आज़म, और उसको जितवाने के लिए तो उन्होंने जतन भी किए थे। चले, आपको क्या लगता है इसमें आमिर जा साहब, ईवीएम पे अपोजिशन कह रही है नहीं होनी चाहिए, खान साहब कह रहे होनी चाहिए, कोई इत्तेफाक की राय हो पाएगा? जी आमिर साहब, माइक ऑफ आपका, प्लीज माइक ऑन कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा हूं कि जितना ज्यादा इस वक्त हमारे यहाँ पोलराइजेशन है उसमें इस बात का इम्कान बहुत कम है कि कोई इत्तेफाक राय हो पाएगा। लेकिन अगर हम असूली बात करें, वो असूली बात ये कि जी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो मुस्तकबिल की बात है, यानी कि वो चीज जो है जो होना चाहिए। अगर हमें वो ठप्पे लगाने से, झड़लो इलेक्शन से, बैलेट बॉक्स की चोरी से, बैलेट पेपर की चोरी से निकलना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ये फ्यूचर की चीज है, आज की चीज है, तो होना तो चाहिए असूली तौर पे। अब जाहिर है कि हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकती, इसके लिए तमाम तकाजे जो है पूरे होने चाहिए, वो दे आर गोइंग टू टेक देयर स्वीट टाइम। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जी इसके जरिए इलेक्शन चोरी होगा, क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। जो भी है इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ पीटीआई ने नहीं लड़ना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी लड़ना, सब बराबर स्टेक होल्डर्स हैं, इत्तेफाक की राय के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।